हाय फ्रेंड, नमस्ते। राज ई लर्निंग प्रोग्राम में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं राम अवतार। आई होप कि आप अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। आज हम चर्चा करेंगे कि जो रीट की परीक्षा है, इस रीट की परीक्षा में कौन कौन से प्रश्न पूछे जाएंगे, किस भाग से कितने प्रश्न आने की संभावना है, जिसका सटीक विश्लेषण हमने बैठ के किया है और हम चाहते हैं कि वो विश्लेषण ई राज लर्निंग पे आपको भी बताया जाए, जिससे कि आप लोग इसको कुछ विस्तार से समझ सकें और अपनी परीक्षा की रणनीति को और कारगर बना सकें। यदि अपन इस सिलेबस को बांटते हैं तो मुख्यतः ये जो सिलेबस है अपने दो भागों में बंटेगा। जैसे कि पहला हो गया अपने सामाजिक विज्ञान का जो अध्यापक बनना है, अपने को सामाजिक विज्ञान का अध्यापक बनना अपने को, तो सामाजिक विज्ञान के अध्यापक बनने के लिए हमारे कितने प्रश्न आएंगे और कौन कौन से प्रश्न आएंगे, ये वाला। और दूसरा है हमारे सामने कि हमें यदि मान लीजिए गणित और विज्ञान का अध्यापक बनना है, तो गणित और विज्ञान के लिए अपने को किन किन प्रश्नों से और किस प्रकार सिलेबस से पूछा जाएगा। तो यहाँ जो रीट लेवल द्वितीय है, रीट लेवल द्वितीय का मतलब होता है कक्षा 6 से 8 का अध्यापक बनाने के लिए किस किस प्रकार से प्रश्न अपने से पूछे जाएंगे। अब हम बात करते हैं सबसे पहले उन कॉमन चीज़ों की जो 6 से 8 तक के लिए पूछी जाती है, जिसमें हम देखते हैं मुख्यतः कि जो 6 से 8 के लिए जो अध्यापक बनेंगे उनमें जो सिलेबस आएगा, इन दोनों के अंदर जो कॉमन चीज़ है वो है नंबर 1 अपने पास में जो है, जो इन दोनों के अंदर भी होगी। एक तो है मनोविज्ञान और प्रथम भाषा हिंदी। मैं यहाँ पे चर्चा केवल प्रथम भाषा हिंदी और द्वितीय भाषा संस्कृत की करूँगा। हो सकता है आपकी प्रथम भाषा और द्वितीय भाषा परिवर्तित हो, लेकिन अपने राजस्थान में मुख्यतः जो परिवेश देखा गया है, जिसमें हम लोग ज़्यादातर तैयारी में ये देख पा रहे हैं कि ज़्यादातर लोगों ने प्रथम विषय के रूप में हिंदी और द्वितीय भाषा के रूप में या तो संस्कृत लिया है या फिर अंग्रेजी लिया है। अंग्रेजी की अपनी इतनी पृष्ठभूमि नहीं है, इसलिए द्वितीय भाषा के रूप में अधिकतर लोगों के लिए संस्कृत है। तो हम देखते हैं कि जो पहली जो चीज़ है कॉमन है, चाहे आप सामाजिक विज्ञान कक्षा 6 से 8 अध्यापक बनोगे या कक्षा 6 से 8 के लिए गणित या विज्ञान के अध्यापक बनोगे, लेकिन जो आपके रीट में कुल 150 प्रश्न आएंगे, कुल प्रश्नों की संख्या 150 है, उन 150 प्रश्नों में से 90 प्रश्न जो होंगे वो आपके कॉमन होंगे, चाहे आप किसी भी विषय के क्यों ना हो। अब इन जो 90 प्रश्न है, इन 90 प्रश्नों का अपन क्लासिफिकेशन देखेंगे, इन 90 प्रश्नों में क्या क्या है। तो इसमें अपन ये देखते हैं कि ये जो 90 प्रश्न है, इसमें से जो 30 के भागों में, इसको 3 भागों में अपन बांट देते हैं। तो पहले जो 30 प्रश्न है वो 30 प्रश्न है आपके मनोविज्ञान के। हम सभी लोग देखते हैं कि मनोविज्ञान में कहाँ से प्रश्न आएंगे, कठिन प्रश्न अपने से पूछे जा रहे हैं या हम उस प्रश्न को समझ नहीं पा रहे हैं। जहां तक मेरा अनुभव है, मैं ये मानता हूं कि मनोविज्ञान में हो, चाहे आपके प्रथम भाषा हिंदी हो या प्रथम भाषा संस्कृत हो या प्रथम भाषा द्वितीय भाषा हिंदी हो चाहे संस्कृत हो, प्रश्न आजकल एप्लीकेशनल बेस से पूछे जा रहे हैं। और उनमें भी हम यदि इस सिलेबस का पूर्ण रूप से क्लासिफिकेशन करते हैं तो हम ये निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि सिलेबस के प्रत्येक बिंदु से प्रश्न पूछा जा रहा है। तो ये तो कोई बनता ही नहीं है अपने सामने कि आधे को छोड़ दे आधे को करना। सिलेबस पूरा करना है, लेकिन सिलेबस में ये ध्यान रखना है कि हमें किन किन बिंदुओं पे किस किस रणनीति के तहत कार्य करना है। तो हम पहले देख पा रहे हैं कि जो हमारे सामाजिक विज्ञान है 6 से 8, उसमें भी 90 प्रश्न आएंगे, और गणित और विज्ञान उसमें भी जो 90 प्रश्न आएंगे, ये 90 प्रश्न मनोविज्ञान, दूसरे आपकी भाषा प्रथम जो है हिंदी है, इस हिंदी के, और दूसरी जो आपकी भाषा द्वितीय है संस्कृत, इनके 90 प्रश्न तो समान आने ही आने हैं। तो जो भी भाई या बहन ये तैयारी कर रहे हैं, उनके ये 90 प्रश्न तो आपको सामना करना ही पड़ेगा। अब मैं विस्तार से एक के बारे में आपको बताऊंगा कि जो 30 प्रश्न है, उन 30 प्रश्नों में जो मनोविज्ञान के 30 प्रश्न है, उन मनोविज्ञान के 30 प्रश्नों का अपन यदि डिटेल से चर्चा करें तो हम पाते हैं कि मनोविज्ञान के अंदर आपके सिलेबस के अंदर कुल 5 टॉपिक दे रखे हैं।
मनोविज्ञान के अंदर टॉपिक कुल कितने हैं? 5 टॉपिक है। उन 5 टॉपिकों में हम देखते हैं कि जो पहला टॉपिक है आपका, ये 5 टॉपिक है, जिसमें से जो पहला टॉपिक है, उस पहले टॉपिक में आपके बाल विकास से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। तो हमें ये चीज क्लियर हो गई कि हमारे सामने मनोविज्ञान में कुल 5 टॉपिक हमें दे रखा है। जैसे कि पहला हो गया बाल विकास का, उसके बाद में जो दूसरा है हमारे सामने वो हो गए, इसको भी अपन ने 3 भागों में बांट रखा है, व्यक्तिगत भिन्नता, व्यक्तित्व और बुद्धि। इसी तरह जो तीसरा टॉपिक है वो आपके विभिन्न प्रकार के बच्चे हैं, जैसे पिछड़े हुए हैं, विमंदित है, प्रतिभाशाली है, सृजनशील है, उन बच्चों के बारे में। चौथा जो टॉपिक है वो अधिगम से संबंधित है, अधिगम की क्या होता है, अधिगम का कॉन्सेप्ट क्या है और अभिप्रेरणा क्या है, उससे संबंधित प्रश्न है। और जो 5वां टॉपिक है अपना, वो 5वां है जिसमें अपने NCF 2005 भी है और RTE राइट टू एजुकेशन 2009 भी है, क्रियात्मक अनुसंधान वगैरह भी है। तो हम ये देख पा रहे हैं कि ये जो अपने प्रश्न हैं, ये प्रश्न इन 5 टॉपिकों में से पूछे जाने, और इन 5 टॉपिकों में से ये निकल के आएगा अपने सामने कि 5 टॉपिक है और प्रश्न कितने हैं अपने? 30 प्रश्न आने। तो क्लियर सी स्थिति है कि अपने जो 30 प्रश्न हैं वो इन 5 टॉपिकों में से बनेंगे। तो प्रत्येक प्रश्न में जो प्रत्येक अपना टॉपिक है, उस प्रत्येक टॉपिक में से आपके 6 प्रश्न आने की पूरी संभावना है। तो 6 प्रश्न अपने आ गए जैसे कि, तो ये क्लियर रहेगा कि अपन जब भी मनोविज्ञान पढ़ें तो मनोविज्ञान में ये होना चाहिए कि हमें जो पहला टॉपिक सिलेबस में दे रखा है उसके भी 6 प्रश्नों के हिसाब से तैयार करके जाना है, और लास्ट में जो 5वां टॉपिक है उसके भी 6 प्रश्नों के हिसाब से तैयार करके जाना है। अब आता है कि ये 6 प्रश्न कौन से तैयार करें? तो हमें ये 6 प्रश्न वो तैयार करने हैं जो पहले पूर्व परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। पहली चीज तो ये होनी चाहिए कि अपने पास में सिलेबस होना चाहिए, अपने पास में सिलेबस तैयार होना चाहिए। अब जो सिलेबस अपने पास में है, उस सिलेबस में से ये देखना है कि इस टॉपिक में से पूर्व परीक्षाओं में कौन कौन से प्रश्न पूछे गए, पूर्व परीक्षा में प्रश्न किस स्तर के पूछे गए। अब यहाँ ये भी देखना है कि हमें पूर्व परीक्षा में जो प्रश्न पूछे गए हैं वो रीट परीक्षा से संबंधित ही होने चाहिए। ऐसा नहीं हो कि अपन किसी टॉपिक को पढ़ रहे हैं और RS के सिलेबस में जो व्यक्तित्व दे रखा है या बुद्धि दे रखा है उसके प्रश्नों में जाकर के अपन अपना समय खराब करें। हमें हमारा समय खराब उसमें नहीं करना है। हमें तो केवल ये देखना है कि रीट परीक्षा में मनोविज्ञान के कितने प्रश्न पूछे गए। अब इन 30 प्रश्नों के बाद में जो नेक्स्ट अपने प्रश्न आते हैं, जो भाषा प्रथम होती है, वो भाषा प्रथम है अपने हिंदी। अब हिंदी के वर्गीकरण में अपन यदि देखते हैं तो हम पाते हैं कि हिंदी जो है उसको मुख्य रूप से आपके 6 टॉपिकों में बांट रखा है। कितने टॉपिक है हिंदी के? 6 टॉपिक है। तो मेनली अपन इसको ये कह सकते हैं कि जो हिंदी के प्रश्न आएंगे वो 2 भागों में विभाजित है। एक तो जो प्रश्न है वो है आपके भाषा के प्रश्न, भाषा यानी कि हिंदी लैंग्वेज से संबंधित जो इसकी व्याकरण भी है, जो है उसका वर्गीकरण भी देखते हैं उसके। और दूसरे प्रश्न है वो है आपके हिंदी की शिक्षण विधि, हिंदी की शिक्षण विधियों से। तो ये निकल के आया कि जब भी हम हिंदी का पेपर उठा के देखेंगे, पहले वाला जो हुआ है उसमें हमारे सामने ये चीज आएगी कि भाषा के 15% और शिक्षण विधियों के जो प्रश्न हैं उनकी संख्या भी अपने 15 है। तो हमें ये देखना है कि इन 15 प्रश्नों में आगे कैसे वर्गीकरण। अब यदि मैं बात करूं भाषा के 15 प्रश्न आएंगे तो ये भाषा के 15 प्रश्नों को भी अपन आगे 3 भागों में बांट सकते हैं, जिनका वर्गीकरण अपन देखेंगे कि हिंदी के अंदर जो पहला अपठित गद्यांश आएगा वो अपठित गद्यांश के 5 प्रश्न, एक गद्यांश आएगा, इस गद्यांश के अपने 5 प्रश्न। अब इन 5 प्रश्नों में हम देख पा रहे हैं
कि मैंने विश्लेषण किया था कि ये जो अपठित गद्यांश दिया गया हमें, इस अपठित गद्यांश के जो 5% आए हैं वो 5% या तो तत्सम शब्द है, या तद्भव शब्द है, या देशज है, या विदेशज है, या पर्यायवाची है, या विलोम शब्द है, संधि है, समास है। जो आपका पहला टॉपिक दे रखा उस टॉपिक में से ही ये प्रश्न आएंगे। तो ये स्थिति अपने सामने क्लियर हो गई कि जो भी प्रश्न आ रहे हैं वो प्रश्न संधि और समास एक ही टॉपिक में से आने। तो क्लियर सी स्थिति है, संधि का एक प्रश्न आना है, समास का एक आना है, उपसर्ग का एक आना है, प्रत्यय का एक आना है। इनमें से जो आपके 10 से 11 बिंदु दे रखे हैं उनमें से कोई 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसी तरह जो अगला एक और अपठित गद्यांश आएगा आपके, उस गद्यांश में से भी आपके 5 प्रश्न पूछेंगे। तो पहला 5 प्रश्न थे, वो 5 प्रश्न थे संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, इनसे संबंधित। जबकि दूसरा जो गद्यांश आएगा उसमें से जो 5 प्रश्न पूछेंगे वो 5 प्रश्न वचन, काल, लिंग और इसमें आपस में परिवर्तित करने से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। अब इस बार जो सिलेबस आया उस सिलेबस में एक नया टॉपिक जोड़ा है, राजस्थानी शब्दों के हिंदी रूप। राजस्थानी भाषा में हम जो शब्द बोलते हैं उनको हम हिंदी भाषा में कैसे बोलते हैं, राजस्थानी भाषा के हिंदी शब्द। तो ये चीज यहाँ निकल के आती है भैया, पिछली बार जितनी भी रीट परीक्षाएं हुई थी उन रीट परीक्षाओं में गद्यांश 2 आते थे। अब दूसरे गद्यांश में यदि इस बार नया टॉपिक राजस्थान के हिंदी शब्द जुड़े हैं तो लगभग संभावना ये बनती है कि नया टॉपिक है और राजस्थानी बच्चों की मांग भी रही है कि हमारे राजस्थानी का हिस्सा बढ़ाया जाए, तो राजस्थानी के शब्द दे करके उसका हिंदी अर्थ पूछा जा सकता है। और जो अगले 5 प्रश्न आएंगे अपने, वो अगले 5 प्रश्न आएंगे, वो 5 प्रश्न होंगे वाक्य के आधार पर, यानी कि वाक्य के प्रकार क्या है, वाक्य क्या है, उसके प्रकार क्या है, पदबंध क्या है, मुहावरे क्या है, मुहावरे और लोकोक्तियों पर आधारित प्रश्न पूछेंगे। तो जब भी आप मॉडल पेपर लाओ परीक्षा के लिए किसी भी गाइड का, मैं ये नहीं कहता कि आप किसकी गाइड लाओ, मैं ये कहता हूं कि जब भी आप हिंदी की गाइड लेके आओ या हिंदी के मॉडल पेपर लेके आओ किसी भी राइटर के, तो ये जरूर देखें कि सिलेबस के अंदर हमारा जो सिलेबस है भाषा वाले के अंदर जो 15 प्रश्न आ रहे हैं वो 15 प्रश्न 5 प्रश्न गद्यांश के, 5 प्रश्न दूसरे गद्यांश के हैं। इनमें ऐसा नहीं हो कि पहले 5 प्रश्न जो गद्यांश में संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय के हैं वो भी दूसरे ही गद्यांश में संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय के नहीं होने चाहिए। वो हमारे जो लिंग, वचन, काल से आधारित प्रश्नों का मॉडल पेपर ही होना चाहिए। अगला जो नेक्स्ट आता है 5 प्रश्न, वो है वाक्य के प्रकार, पदबंध है, लोकोक्तियां हैं, मुहावरे है, और एक नया जो जोड़ा गया है इस बार वो है आपके विराम चिन्ह। तो ये हमें देखना है कि विराम चिन्ह से प्रश्न पूछे जाने की प्रबल संभावना। क्यों? क्योंकि ये टॉपिक अपना नया जोड़ा है। तो ये निकल के आ रहा है कि इस बार जो हिंदी भाषा के 15 प्रश्न हमसे पूछे जा रहे हैं, इन 15 प्रश्नों में हमें राजस्थानी शब्दों पे बहुत ज्यादा फोकस करना है। इसके अलावा हमें जो विराम चिन्ह है इन विराम चिन्हों पे ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आने की बहुत ज्यादा संभावना है। अब जो 15 प्रश्न बन रहे हैं अपने सामने, ये 15 प्रश्न हिंदी के, इन 15 प्रश्नों में अपन देखते हैं कि भाषा के जो दक्षता है वो किस प्रकार है, क्योंकि हम एक अध्यापक बनने जा रहे हैं और अध्यापक बनने के बाद में हम बच्चों को जो पढ़ाएंगे वो पढ़ाने में हम कौन सी शिक्षण विधियां काम में लेंगे। तो उन शिक्षण विधियों में हमें ये देखना है कि हमें कैसे तो उनका सुनना सिखाना है, कैसे बोलना सिखाना है, यानी कि सुनना कैसे सिखाना है, बोलना कैसे होता है, उसके बाद में पढ़ना कैसे है और लिखना कैसे है। बोलना, सुनना, लिखना और पढ़ने का कौशल हमें डेवलप कैसे करना है, लिखना, और उसके बाद में जाएगा आपका पढ़ना। ये कौशल बच्चों में हम कैसे डेवलप कर सकते हैं, ये हमें
देखना है कि एक टीचर बनने के बाद मैं बच्चों को ये कौशल कैसे डेवलप कर पाऊंगा। यदि मैं उनको कोई पाठ पढ़ा रहा हूँ तो कौन सी विधि काम लूंगा और किस तरीके से पढ़ाऊंगा, सरल से कठिन की ओर पढ़ाऊंगा या कठिन से सरल की तरफ पढ़ाऊंगा, या आगमन विधि का प्रयोग करूंगा या निगमन विधि का प्रयोग करूंगा। अब इसमें इसके साथ हमें यह भी देखना है कि हम जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं उस टॉपिक में हम, जैसे कि हिंदी है तो उसका गद्यांश वाला पाठ पढ़ा रहे हैं तो कौन सी शिक्षण विधि काम में लेंगे। यदि हम पद्यांश पढ़ा रहे हैं तो कौन सी शिक्षण विधि काम में लेनी है। यदि हम कविता पाठ करा रहे हैं तो हमें कौन सा शिक्षण विधि काम में लेनी है। और यदि हम किसी नाटक या रंगमंच करवाना है तो उसमें कौन सी शिक्षण विधि काम में लेनी है। यदि हमें ये देखना है कि बच्चों में किसी भी प्रकार के इस प्रकार के कोई टॉपिक पढ़ाने हैं तो कौन सी शिक्षण विधि होनी चाहिए। तो जब भी आप शिक्षण विधि पढ़ो तो आपके ये क्लियर होना चाहिए कि हमारे इन शिक्षण विधियों में सबसे बेस्ट यानी कि सर्वश्रेष्ठ जो विधि होती है वो कौन सी है। सर्वश्रेष्ठ विधि हमें हमेशा पता होनी चाहिए, परीक्षा में बार बार प्रश्न पूछा गया है। और इसके अलावा हमें ये पता होना चाहिए कि जब हमने बच्चे को अच्छी शिक्षण विधि का चयन करके, शिक्षण विधि हमारी बढ़िया थी, शिक्षण विधि हमारी बेहतर थी, अब उस शिक्षण विधि से हमने बच्चों को पढ़ा दिया, पढ़ाया, और पढ़ाने के बाद में हम चाहते हैं कि हमारे द्वारा पढ़ाई गई बातें सही है कि नहीं है, तो हम उनका क्या करना है, मूल्यांकन। तो आप देखोगे कि आपकी जो हिंदी की शिक्षण विधियां हैं, ये 15 जो प्रश्न हैं, ये 15 प्रश्नों में एक तो शिक्षण विधियां आ जाएगी आपके कि शिक्षण विधियां कौन कौन सी है वो, उन शिक्षण विधियों के बाद में आपने किस तरीके से पढ़ाना सिखाया वो, और उनका मूल्यांकन कैसे किया, उसके 15 प्रश्न हो जाएंगे। तो ये क्लियर हो गया कि हमने जो हिंदी देखी है तो हिंदी के प्रश्नों को हमने 2 भागों में बांट दिया था, 2 भागों में बांटा था, 15 और, तो ये था अपना हिंदी का सिलेबस। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, जो अगले अपने पास भाषा है उसमें अपनी नेक्स्ट जो भाषा आएगी वो भाषा आएगी अपने, नेक्स्ट भाषा जो अपनी आएगी उस भाषा के अंदर द्वितीय भाषा के रूप में अपने पास संस्कृत भाषा है। उस संस्कृत भाषा से अपने से कैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो संस्कृत भाषा में हमें ये देखना है कि जैसे हमने हिंदी में वर्गीकरण किया था वैसा का वैसा वर्गीकरण अपने संस्कृत में करना है। यहाँ पर भी अपन देख रहे हैं कि प्रश्नों को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा गया है। पहले तो प्रश्न है भाषा आधारित प्रश्न, यानी कि संस्कृत भाषा के जो प्रश्न है वो कौन कौन से प्रश्न है वो, और दूसरे जो प्रश्न है वो प्रश्न है अपने शिक्षण विधियों के, यानी कि संस्कृत भाषा की जो शिक्षण विधियां हैं उन शिक्षण विधियों के प्रश्न पूछे जाएंगे। सेम हिंदी वाला सिस्टम है, कोई ज्यादा इसके अंदर फर्क नहीं है, भाषा और शिक्षण विधियां। अब जो संस्कृत भाषा के जो प्रश्न आएंगे वो संस्कृत भाषा के प्रश्नों को भी हम मुख्य रूप से 3 भागों में डिवाइड करते हैं। ये भी 5-5 के 3 लॉट में है, यानी कि कुल जो प्रश्न आएंगे वो तो आएंगे आपके 15 प्रश्न, और ये 15 प्रश्न है, इन 15 प्रश्नों को अपन आगे 5-5-5 में विभाजित करते हैं। तो ये जो 5 प्रश्न आएंगे, पहले वाले 5 प्रश्न, ये एक अपठित गद्यांश आएगा, उस अपठित गद्यांश पे आधारित प्रश्न होंगे। जैसे हिंदी में भी एक अपठित गद्यांश था, उस पे आधारित प्रश्न पूछे थे, वैसे ही यहाँ पे भी एक अपठित गद्यांश आएगा, उस अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्न पूछेंगे। उसमें से आपसे संस्कृत भाषा के जो धातु रूप है, कारक है, विभक्ति है, उपसर्ग है, प्रत्यय है, संधि है, समास है, उनसे संबंधित प्रश्न पूछ लेंगे। अगले जो 5 प्रश्न आएंगे वो आपके हिंदी में आता था गद्यांश, जबकि यहाँ पर आपके पद्यांश पूछेंगे या आपके श्लोक होगा। अब यहाँ ये चीज देखनी है कि यहाँ जो पद्यांश या श्लोक आएगा वो आपके राजस्थानी भाषा का होगा, यानी कि राजस्थानी कला, साहित्य और संस्कृति आधारित या तो वो पद्यांश होगा या फिर वो श्लोक होगा। इस पे आधारित जो प्रश्न होंगे वो संधि समास के भी होंगे, कारक के भी होंगे, प्रत्यय के भी होंगे, छंद, अलंकार,
वैश्वरी सूत्राणी, विशेषण विशेष्य या लिंग संबंधी प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। यहाँ हम देख रहे थे कि जब हिंदी का विश्लेषण कर रहे थे तो जो प्रश्न गद्यांश पहले में पूछे जा रहे थे वो प्रश्न गद्यांश दूसरे से नहीं मिल रहे थे, लेकिन यहाँ पर जो गद्यांश में जो पहले में प्रश्न पूछे जा रहे हैं जैसे कि उपसर्ग है, प्रत्यय है, संधि समास है, इनमें से जो संधि समास के प्रश्न है वो आपके गद्यांश प्रथम में भी पूछे जा रहे हैं और पद्यांश में भी पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ ये चीज निकल के आती है कि संधि और समास, प्रत्यय, इनके प्रश्न आने की प्रबल संभावना है क्योंकि वो गद्यांश में भी है और पद्यांश में भी है। और जो तीसरे 5 प्रश्न आएंगे, पहले 5 प्रश्न तो गद्यांश के हो गए, फिर पद्यांश के हो गए, और फिर ये जो 5 प्रश्न आने वाले हैं ये 5 प्रश्न आपके संस्कृत के अनुवाद और स्वर और व्यंजन का उच्चारण कैसे करते हैं, यानी कि जो हम शब्द बोल रहे हैं उनका उच्चारण का स्थान कैसा है। बड़ा ही सरल टॉपिक है और हम चाहे तो इस टॉपिक को आसानी से कर सकते हैं कि उच्चारण का जो अपना स्थान है वो कैसा है। तो उच्चारण स्थान के आधार पर भी अपन और एक जो वाच्य परिवर्तित करने हैं उस पर आधारित प्रश्न पूछेंगे कि वाच्य परिवर्तन कैसे करते हैं। तो ये जो संस्कृत वाला जो मॉडल पेपर लाए या किताब लाए ये देखें कि जो भाषा प्रथम है इसमें भाषा द्वितीय है, इसमें 15 प्रश्न आएंगे अपने, और इन 15 प्रश्नों में से 5 के 3 प्रश्न आएंगे। ये 5 में पहले 5 प्रश्न गद्यांश के होंगे जिसमें संस्कृत से के जो उपसर्ग प्रत्यय संधि वो, और पद्यांश आएगा जो या श्लोक आएगा वो होगा मुख्यतः राजस्थानी कला, साहित्य और संस्कृति से जुड़ा हुआ। और अगले 5 प्रश्न आएंगे वो उच्चारण स्थान से हैं या वाच्य परिवर्तन है या अनुवाद से संबंधित प्रश्न आएंगे। अब जो नेक्स्ट 15 प्रश्न है वो नेक्स्ट 15 प्रश्न आएंगे अपने, वो होंगे आपके शिक्षण विधियों से संबंधित प्रश्न हो जाएंगे। अब ये जो शिक्षण विधियों से संबंधित 15 प्रश्न आएंगे इसमें वो का वही सिलेबस है, केवल भाषा का परिवर्तन है। इसमें आप ये देखोगे कि जो हिंदी में हम देख रहे थे वो की वही सिलेबस सेम आपके संस्कृत में है, यानी कि हिंदी की जो आप टॉपिक पढ़ रहे हो वो का वही अपन लोग किसमें पढ़ रहे हैं, संस्कृत में। तो यहाँ ये निकल के आता है यदि हम हिंदी की शिक्षण विधियां अच्छी तरीके से तैयार कर लेते हैं तो वो की वही शिक्षण विधि अपने संस्कृत में काम आ जाएगी, केवल उनके शब्दों का जो संस्कृत भाषा में प्रयोग है उस पर आधारित हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो ये तो हम अभी चर्चा करी थी 90 प्रश्नों की, जो 90 प्रश्न चाहे आप विज्ञान गणित के अध्यापक बन रहे हो या सामाजिक विज्ञान के अध्यापक बन रहे हो उन दोनों में ही काम में आएगी। अर्थात जो 90 प्रश्न हैं वो तो आपके दोनों में ही काम में आने हैं। इन 90 प्रश्नों से कोई समझौता नहीं करना है क्योंकि ये 90 प्रश्न ही अपना बेड़ा पार लगेंगे। अब बात आती है अपन यदि सामाजिक विज्ञान के अध्यापक बन रहे हैं या फिर अपन विज्ञान या गणित के अध्यापक बन रहे हैं, तो यहाँ हम चर्चा करेंगे गणित वे विज्ञान के बन रहे हैं तो कितने प्रश्न आएंगे, कैसे कैसे पूछेंगे। और यदि हम सामाजिक विज्ञान का एग्जाम दे रहे हैं तो जिसको हम जनरली SST बोलते हैं, सोशल स्टडी की बात करते हैं, तो इसमें से जो 60 प्रश्न पूछेंगे वो 60 प्रश्न कैसे पूछेंगे, और इधर यहाँ पे अपने ये 60 प्रश्न कैसे पूछेंगे उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो यहाँ SST में जो 60 प्रश्न आने हैं इन 60 प्रश्नों को आगे आपके 2 भागों में बांटा जाता है। एक तो होता है आपके जो SST से संबंधित है प्रश्न वो, और दूसरे हैं आपके इसके मेथड से संबंधित। अब यहाँ जो मेथड के प्रश्न आएंगे वो आपके केवल 10 प्रश्न ही आएंगे, जबकि 50 प्रश्न है उसमें आपके इतिहास है, राजनीति विज्ञान है जिसको हम संविधान बोलते हैं, भूगोल है, और बैंकिंग का एक टॉपिक दे रखा उससे संबंधित प्रश्न पूछेंगे। तो इनमें एक तो आ जाएंगे आपके इतिहास के प्रश्न जो सबसे ज्यादा टॉपिक है, जिसमें आपके भारत का इतिहास, राजस्थान का इतिहास, कला, साहित्य और संस्कृति से संबंधित। दूसरे प्रश्न आपके संविधान से संबंधित हो जाएंगे, और तीसरे जो प्रश्न हो जाएंगे वो आपके भूगोल के, और एक टॉपिक आपके केवल वो दे रखा है कला, साहित्य और संस्कृत, जो बीमा और बैंकिंग से बीमा और बैंकिंग से संबंधित प्रश्न आपसे पूछेंगे।
ये तो रहा अपना एसएसटी के सिलेबस में। अब हम यदि इसकी चर्चा करें कि हमारे जो गणित और विज्ञान के सिलेबस में देखने पर यह पाया जाता है कि यहाँ पर ये वापस आगे जाके दो भागों में बढ़ जाता है, जिसमें 30% तो होंगे आपके गणित के और 30% ही होंगे आपके विज्ञान के। अब ये जो 30% गणित के आएंगे, इनमें से 20% तो होंगे गणित के, जो हम जिसको ब्याज है, रेखा है, इनसे संबंधित जो भी इनके सिलेबस में दे रखा है वो, और 10% हो जाएंगे आपके गणित की शिक्षण विधियों से संबंधित। तो ये तो हो गए गणित विषय के, ये तो विषय हो गया, और ये हो जाएंगे आपकी शिक्षण विधियां हो जाएगी, टीचिंग मेथड कौन से काम में लेना वो। अब यहाँ जो ये 30% है अपने विज्ञान के, इसको भी अपन आगे जाके दो भागों में बांट देते हैं। 20% तो है गणित विज्ञान के और 10% है इसके मेथड के। अब जो विज्ञान के ये 20% आने हैं, इन विज्ञान के 20% में से इसको आगे चल के अपन वापस और 3 भागों में बांट देते हैं, जिसमें से एक तो होती है आपके बायोलॉजी, फिजिक्स, और अगले हैं आपके केमिस्ट्री के। तो बायोलॉजी के हमने देखा है विश्लेषण करने पर कि बायोलॉजी के जो प्रश्न पूछे गए हैं वो आपके बायोलॉजी के प्रश्नों की संख्या है 7 प्रश्न आए हैं बायोलॉजी के। बायोलॉजी के कितने प्रश्न पूछे गए? 7। और जो आपके फिजिक्स है, उस फिजिक्स के आपके जो प्रश्न पूछे गए हैं वो है 7। और जो केमिस्ट्री है, जिसको हम रसायन विज्ञान बोलते हैं, उस केमिस्ट्री के अपने जो प्रश्न पूछे गए हैं वो है 6। कुल मिलाकर के विज्ञान के 20 प्रश्न पूछे हैं। तो इस पूरे सिलेबस का विश्लेषण करने पर यह पाया गया कि हमें समस्त बिंदुओं पर सही तरीके से और संतुलित समय देना है। ऐसा नहीं हो कि हम एक टॉपिक को अच्छा कर लें, एक को छोड़ दें। नहीं, यहाँ जो निष्कर्ष निकल के आ रहे हैं वो निष्कर्ष ये आ रहा है कि पूरे सिलेबस को, जितना भी अपना सिलेबस है, उसका संतुलित अध्ययन करना है, पहली चीज। दूसरी बात कि हमें जो टॉपिक दे रखे हैं, उन टॉपिकों के जो कक्षा 9 और 10 की किताबों में उनसे संबंधित प्रश्न बने हुए हैं, उन प्रश्नों की प्रकृति क्या है, उस प्रश्न की प्रकृति समझनी है। प्रश्न की प्रकृति कैसी है उसको समझना है। अब हम जो अपना नेक्स्ट वीडियो आएगा, उस वीडियो में हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे विज्ञान की। और विज्ञान के अंदर हम सबसे पहले देखेंगे भौतिक विज्ञान से संबंधित जो 7 प्रश्न आएंगे, उन 7 प्रश्नों में। तो अपनी स्ट्रेटजी ये रहेगी कि हम ये भौतिक से संबंधित पढ़ें, चाहे जीव विज्ञान से संबंधित पढ़ें, चाहे रसायन विज्ञान के संबंधित पढ़ें। जब भी हम टॉपिक पढ़ेंगे, वो टॉपिक पढ़ने के बाद में ये देखेंगे कि प्रश्न कौन से पूछे गए हैं, प्रश्न जो पूछे गए हैं, और दूसरे प्रश्न कैसे पूछे जा सकते हैं। यानी कि जो आ गए हैं और ये है प्रश्न जो आने वाले हैं, उस पे भी हम टॉपिक खत्म होने के बाद में चर्चा करेंगे, और उसी अनुरूप चर्चा करेंगे जिस अनुरूप हमें परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन कर सके। तो ये तो था अभी अपने सिलेबस का संपूर्ण विश्लेषण, जिसमें हमने ये पाया कि हमें किसी भी टॉपिक को नहीं छोड़ना है, सारे टॉपिक में अच्छा से अच्छा प्रदर्शन करना है। मेरी तरफ से आप सभी स्टूडेंट को ऑल द बेस्ट। और सभी लोग एग्जाम देने जाते हैं तब कहते हैं बेस्ट ऑफ लक। लक का जब आप संपूर्ण अर्थ देखते हो तो उसका सही अर्थ होता है लेबर अंडर करेक्ट नॉलेज, यानी कि आपकी जो नॉलेज है उस अच्छी नॉलेज के तहत आपको काम करना है। मेरी आप सभी को शुभकामनाएं हैं, और मैं जहां तक समझता हूं कि आप मेरे द्वारा किए गए विश्लेषण से संतुष्ट होंगे। यदि आपके कोई प्रश्न है तो आप जरूर कमेंट करिएगा, और इस वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें, और जो राजस्थान ई लर्निंग चैनल है इसको जरूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद।